बाद मैंने इनको डिजाइन करा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी लेके बैठना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए ऑफ आंसर राइटिंग। क्या तुम लोगों में है? ठीक है, आंसर राइटिंग का डीएनए तुम लोगों में है या नहीं है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप एसडीएम डीएसपी बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि राइटिंग स्किल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अल्टीमेटली आप क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तुम रात को पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बकवास है। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज के बाद मैं ये भी चाहूंगा, तुम लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पर डे के कम से कम 2-3 आंसर तो लिखे ही लिखिए। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 है आज हम जिनके बारे में बात करेंगे, राइट। अब इसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में वो है पॉट्स। पॉट्स क्या है? ये वो वाला पॉट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे पॉट्स हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने नाम सुना है थॉमस अल्वा एडिसन का? यही मैं बताऊंगा। अल्वा एडिसन की क्या खास बात थी? इन्होंने कितने सारे फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद बल्ब बनाया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल डिस्कवर करा, एप्पल वो वाला खाने वाला नहीं, एप्पल मोबाइल, एप्पल कंपनी, राइट। अमिताभ बच्चन ने 12 अलग अलग मूवीज को फ्लॉप करा था जिसके बाद उनकी मूवीज चलना चालू हुई थी। ऐसी अक्षय कुमार की भी 16 से ज्यादा मूवीज फ्लॉप हुई थी, उसके बाद इन्होंने चालू रखी अपनी जर्नी। ऐसी प्रियंका चोपड़ा की भी बात करें, थोड़ा मैं फिल्मी स्टाइल वाले लोगों को काफी देखता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि प्रियंका की भी 40 में से सिर्फ 7 मूवी से आज तक की जो चल पाई है, जो हिट हुई है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर सक्सेसफुल जर्नी, राइट। पॉट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो कैसे? जब आप आंसर को लिखेंगे, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग क्लास, राइट। अब आपसे अगर मैं पूछूं सिर्फ एक चीज जो मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, वो है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की कला। क्या है जी? आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। सिर्फ एक चीज आप में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज कौन सी है जो आपको मेंस क्लियर करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज ओनली आंसर राइटिंग। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के लिए आप ही कॉपी जो है, आपकी जो कॉपी है वही आपका फेस है। समझ पा रहे हैं आप? आपकी कॉपी ही आपका फेस है, वो आपको नहीं जानता। वहां पे सिर्फ रोल नंबर लिखा हुआ है, कॉपी है। अगर उसका मूड खराब है, तुम्हारी कॉपी अच्छी नहीं लिखी, तो वो कट कर देगा। हो सकता है तुम्हारे पहले कोई अच्छा इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ, उसकी कॉपी में काफी अच्छे फैक्ट्स थे, तो तुम्हारे आंसर की एस्तेसी होने वाली है, तुमको नंबर नहीं मिलेगा। दैट इज वाई यू नीड टू इंप्रूव ऑन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि भाई दिमाग खुजा रहे हैं हमारे सर, ठीक है, कि व्हाई शुड वी राइट आंसर्स? हमें आंसर लिखना है तो लिखना क्यों है? देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप लाइफ में कुछ चाह रहे हो, जैसे आप ड्राइविंग करना चाह रहे हो, स्विमिंग करना चाह रहे हो, तो स्विमिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कुएं में कूदना पड़ेगा। कुएं में नहीं, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, तब जाके आप गोता मार पाएंगे ना। वैसे ही अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी, आप आंसर्स को लिखिए। क्योंकि एक कोटेशन है जो मैं हमेशा बोलता हूं, दैट इज ही हु स्वेट्स मोर एंट्री इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। अगर आप अभी जो आपके पास 1 साल है, 7 महीने, 8 महीने, जो भी आपके प्रीलिम्स के पेपर में टाइम बचा हुआ है, मेंस के पेपर में टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, सो यू विल बी मोर एनर्जेटिक, यू विल बी मोर बेटर, यू विल फील मोर बेटर इन एग्जामिनेशन रूम, एंड यू इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स, राइट। तो इसीलिए आंसर राइटिंग को हल्के में नहीं लेना है, एंड दैट इज द मेन रीजन वी शुड राइट आंसर्स। तो ये जो खुजा रहे हैं ना, तुम भी नहीं खुजाओगे, फिर क्या करोगे? तुम चिल करोगे। यहां पे इस तरह से चिल फेस बना देता हूं, राइट। नाउ आंसर को प्रैक्टिस क्यों करना है गाइस? आंसर को प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ी डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई टोल्ड यू, अगर आप प्लान करके चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं
कोई भी कार्य को करने के पहले एक तगड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, इट एक्चुअली मींस यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सक्सेस. बट इफ यू आर फेल्ड टू प्रिपेयर गुड प्लान, इट एक्चुअली मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट. तो प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस प्लान में सही डायरेक्शन का होना, सही गाइडेंस का होना, सही टीचर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज व्हाई यू नीड टू राइट आंसर. एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप आज से आंसर लिखना चालू करेंगे तो एग्जाम में तुम्हारी कंडीशन इनकी जैसी नहीं होगी. इनकी जैसी चल जाएगी लेकिन इनकी जैसी नहीं होनी चाहिए, right? So it will help to handle the stress in life, right? So that is very important, right? आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है जो आपको हेल्प करेगी, देखो दो लोग हैं, एक बंदा दूसरा बंदा, दोनों को पेड़ काटने का काम दे दिया गया. सोचो, दोनों को पेड़ काटने का काम दे दिया गया. अब जो एक बंदा है वो अपना 6 घंटा लगाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स को शार्प करने में, और दूसरा बंदा डायरेक्ट कटिंग करना चालू कर देता है. अब आप सोचिए, ये इसने 6 घंटे में इसको इतना शार्प करा कि इसने पेड़ को काट दिया आधे घंटे में, और ये 8 घंटे में भी उस पेड़ को नहीं काट पाया. दैट इज व्हाई ही सेड, राइट, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री. लाइक इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री and I will spend first 4 hours sharpening the axe. So आंसर राइटिंग में क्या है, आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस अगर करेंगे then only you will become perfect. ठीक है, तो ये हो गया अपना. Now why we should write answer. देखो ये कई सारे टॉपर्स का मैंने देखा, तुम लोगों का मतलब कई सारे लोगों का देखा, टॉपर्स से मिला हूं, टॉपर्स से बात हुई है, टॉपर्स के वीडियोस भी देखे. तो ये सारे के सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना आंसर राइटिंग में, वो है आपकी आंसर शीट के साथ इमोशनली अटैच हो, कि भाई ये आंसर शीट है, यही आपकी फेस कॉपी है, यही आपका आई कार्ड है. आपको इस आंसर शीट को किस तरह से डिजाइन करना है जो कि एग्जामिनर तक जाएगी, और एग्जामिनर उसको देख के समोसा ना खाए, उस पर मस्त तरीके से मार्किंग दे. ठीक है ना, ये करवाना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर शीट. ठीक है, अब उस पर हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ये सब विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट. नाउ हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनोगे, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनोगे. समझ पा रहे हो ना, क्या है, आम आदमी की तरह आंसर लिखोगे तो नंबर भी आम आदमी वाले ही मिलेंगे, राइट. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. देन मेक नोट्स एज पर योर आंसर राइटिंग. हमेशा अपने आंसर राइटिंग को बल्कि मत बनाओ. मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं, मैंने टॉपिक पढ़ाया, 3 मार्कर्स पढ़ाया, 5 मार्कर्स पढ़ाया, 11 मार्कर्स पढ़ाया, आप उस टॉपिक में सिर्फ उतना ही तैयार करिए कि आपसे इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. कई बच्चे हैं मेरे से पूछते हैं, सर आप क्वेश्चन दे दीजिए. अरे आपको क्वेश्चन क्या देना है, आप टॉपिक पढ़ाया मैंने जियोमॉर्फोलॉजी, आप उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए. नहीं तो आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करिए और आंसर लिख दीजिए कि चलो सर मैंने आज वॉल्केनो पे ये लिखा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो. खुद का क्वेश्चन पेपर तैयार करिए, खुद का ब्लूप्रिंट तैयार करिए, राइट. इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ कई सारे लोग ये बोलते हैं, कहते हैं कि जो आंसर राइटिंग है वो हमें मतलब क्वेश्चंस ही कई बार समझ में नहीं आते. तो भाई अगर क्वेश्चंस को समझना है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यू नीड टू रीड क्वेश्चंस इन बिटवीन द लाइंस. क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, अब आप कहेंगे सर वो तो ब्लैंक रहती है. अरे भाई इमोशनल इंटेलिजेंस लगाओ, विजडम लगाओ. क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और वो क्यों पूछा गया. अगर प्लूटो के बारे में पूछा है तो प्लूटो हो सकता है इस साल न्यूज में रहा होगा, राइट. तो उस न्यूज से रिलेटेड डाटा लिख दो. मान के चलो 2022 के सेंसस के बारे में या सेंसस के बारे में पूछा, तो सेंसस चूंकि होने वाला है, राइट, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं. मतलब इस टाइप से आपको पॉइंट आउट करना होगा. ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, तभी आके कुछ हो पाएगा. सो यू नीड टू रीड क्वेश्चंस बिटवीन द लाइंस. में कई एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, सो डोंट वरी. फिर कुछ एग्जाम्स दीजिए, कुछ एग्जाम्स इन द सेंस कि आप मेंस के ही एनवायरनमेंट, मेंस के ही टाइम लिमिट, मेंस के टाइप के पेपर्स में ही एग्जाम दीजिए. लाइक गिव सेम एग्जाम्स मेनी टाइम्स, ताकि आपको जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको ऐसा फील आएगा कि भाई ये एग्जाम तो मैं बहुत बार दे चुका हूं, ये मेरे लिए बहुत आसान है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ाने आए थे, ये पोडियम पे इस स्क्रीन पे मुझे इतना डाउट हो रहा था, मेरे को लग रहा था अरे भाई मैं कैमरे पे कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तो 50 लोगों, 60 लोगों, 100 लोगों के बच्चों की क्लास में पढ़ाता हूँ.
ठीक है, लेकिन अब मेरे लिए ये भी कंफर्टेबल हो गया, क्यों? बिकॉज आई प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आप सोचिए कि मैं यहां पर से आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूं और इस रूम में कोई भी नहीं बैठा है, बट आई एम इमेजिनिंग दैट यू ऑल आर सिटिंग हियर, राइट? सो इन द सेम मैनर, राइट, इन द सेम मैनर यू हैव टू एनर्जाइज, you have to channelize your energy, right, to write your answers, right? Then practice PSC UPSC style paper। कई बच्चे होते हैं, जैसे कई बार तुम लोगों ने भी भेजा है, तो तुमने अपनी कॉपी में लिख दिया आंसर। अरे भाई, तुम मार्केट से क्वेश्चन पेपर खरीद के लाओ, MPPSC की वेबसाइट से जो पेपर आता है उस टाइप की कॉपी को एक बार देखो, कितना गैप दिया जाता है, कितना मार्जिन दिया जाता है, वो पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीजें देखो, तब आप आंसर लिखोगे ना, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं तो अभी तुम लिख रहे हो A4 साइज ब्लैंक पेपर में और वहां पे आ रहा है आड़ा पेपर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, या हो सक रहा है वहां पे गैप ज्यादा है, तो तुम यहाँ पे लिख रहे थे एक पेज में तुम 11 मार्कर खत्म कर रहे थे, वहां पे 2 पेज मिल गए, तो क्या होता है ना, मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए आप लोग। देन नेक्स्ट वन इज राइट फुल लेंथ पेपर मेनी टाइम। जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने फुल लेंथ पेपर पे फोकस करिए, फुल लेंथ पेपर को बार बार लिखिए, ताकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। हमेशा याद रखना है, आज नहीं लिख पाओगे, कल तो लिखोगे, कल फिर और पढ़िए, फिर डिस्कस करिए, टीचर के पीछे पड़ जाइए, बिल्कुल जान ले लीजिए, टीचर की नहीं, मतलब ले सकते हो, लेकिन यही है कि जान ले लीजिए, जान से पूछिए कि हाँ भाई क्या क्या सर इसमें क्या क्या गलती है, आप तो बताओ मेरे को, मैंने फीस पे करी है ना, प्रखर सर के पीछे पड़े आओ, मेरे पीछे पड़े आओ, मैं तो खुल के बोलता हूँ ना। आप लोग आंसर लिखो ना, तुम लोगों के रिप्लाई ही नहीं आते, आंसर तो दूर की बात है, तुम लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में भी ऐसे शर्माते हो जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग? अभी मान लो 20-25 लोग हो, हम यहाँ 200-200 लोगों को मैनेज करते हैं, तो इसलिए थोड़ा मतलब शर्माओ मत यार, भीगी दुल्हनिया की तरह, भीगी बिल्ली की तरह। नाउ व्हाई वी शुड राइट आंसर्स, राइट? अब किस तरह से आंसर्स को लिखना है, इसी टॉपिक में मैं बता रहा हूं, मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं। जैसे देखो क्या कर सकते हो तुम, 3 अलग अलग दोस्त बन जाओ, जैसे 10 दोस्त बन जाओ, जो क्या करेंगे जी, आंसर राइटिंग करेंगे। अब एक बंदा फ्रेम करो क्वेश्चन पेपर को, मतलब कुछ क्वेश्चंस को, और दूसरा बंदा क्या करो जी, दूसरे क्या, सब लोग ही लिखो। फिर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, वो करता था। क्या है कि जैसे हम 3 लोग हैं, 3 लोग दोस्त हैं, काफी अच्छा लिखते, काफी अच्छा पढ़ते, तो आज का क्वेश्चन पेपर मैं फ्रेम करूंगा, 10 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे, मैं भी लिखूंगा, दूसरे लोग भी लिखेंगे, जो मेरे 2-3 दोस्त हैं। फिर 2 और लोग हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे दिन फ्रेम करेंगे। फिर तीसरा वाला बंदा तीसरे दिन फ्रेम करेगा, अगर 4 है तो चौथे दिन फ्रेम करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, सब लोग फ्रेम कर रहे हैं। जब फ्रेम करते हैं ना क्वेश्चन, उससे समझ में आता है कि ओके, इस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू आर एक्चुअली डिगिंग इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके ही पीयर ग्रुप वाले लोग चेक करेंगे, उसमें से ऐसे 2-3 बंदे तो होंगे ही जो काफी इंटेलिजेंट है, तो उनको पकड़ो कि भाई ये इतना अच्छा आंसर क्यों लिख पा रहे हैं, इन्होंने कहाँ का कंटेंट यूज करा है, अच्छा ये पढ़ कहाँ से रहे हैं, अच्छा ये चीजों को रिकॉल कैसे कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो आप 3-4 लोगों का ग्रुप है, जूम मीटिंग अवेलेबल है, 40 मिनट की मीट करो, फ्रीली अवेलेबल है, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाओ और डिस्कशन कर लो। अगर आप साथ में नहीं बैठ सकते तो दूर दूर भी बैठ सकते हो। मैं तो अभी भी, मेरे कई दोस्त हैं जो SDM है, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बैठ के आज भी रात को 2 घंटे 3 घंटे SDM है, DSP, ये सब लोग बैठ के हम लोग डिस्कशन करते हैं। So it is going to help us in the long run, right? You learn from others, which is more important. You have to act very smartly. Then make blueprint of your own model answer. आप अपना खुद का मॉडल आंसर बनाइए। आप ये दिमाग में रखिए कि मेरा मॉडल आंसर कैसा होगा। मैं इस पे भी आप आगे बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चंस तुम्हारे रेस कर रहा हूं और तुम्हारे हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनको मैं एक समराइज फॉर्म में बता रहा हूं। फिर हम आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे, वो सब भी हम बात करेंगे। नाउ देन रीड द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस है उनके कीवर्ड्स को रीड करिए। भाई कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें से। आइडेंटिफाई व्हाट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क। ये सोचिए कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ क्या रहा है। कई बार अभी मैं कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की कॉपी चेक करता हूं, यकीन नहीं मानोगे, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। उन्हें जो आता है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, उन्होंने आंसर लिख दिया न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। लिटरली ऐसा होता है, ठीक है, लिटरली। इवन UPSC के आंसर में भी मैंने देखा है, वहां पे पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उन्होंने घर की प्लेट सब्जी खाने के बारे में लिख दिया। उन्होंने सोचा सॉइल से रिलेटेड कुछ तो होगा, ऐसा हुआ है। रिसेंट में अभी मैं देख रहा था, वो कंक्लूजन में पता नहीं क्या ही कंक्लूजन लिख दिया, कौन सा डेटा लिख दिया, एज पर दी डेटा ओनली 1% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब रिच पीपल 1% है, उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब इस तरीके के
जो करते हो ना इससे पेनल्टी मार्क मिलता है, और एग्जामिनर के मन में आता है इसका तो सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, भले ही तुमने और दूसरे अच्छे आंसर लिखे होंगे, क्योंकि ये ब्लंडर है भाई। तुम आईएएस बनने वाले हो, सोचो, ठीक है, तुम एसडीएम बनने वाले हो, इतने बड़े पद पे आने वाले हो, यहाँ पे तुम पूरे जिले को संभालने वाले हो। तुम्हारा एक डिसीजन कई लोगों की जान ले सकता है। कल देखा ना पुल का हादसा हुआ, पुल गिर गया एक, कितने लोग की डेथ हो गई। हो सकता है वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, वहां के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे, वो कहीं ना कुछ करके इन्वॉल्व होंगे करप्शन में। अब उनके छोटे से करप्शन के कारण कितने लोगों की जान गई, उस चीज के बारे में सोचिए। आपके एक छोटे से डिसीजन जो है ना, बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर सकता है। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसलिए परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जॉब, राइट। दिस इज नॉट ए जॉब, दिस इज अपने आप में मैं ये कहूंगा कि ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप एक अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ हो जाते हैं, और आपकी अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसको आप सोचिए। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई, लाइक मेक द डायरी ऑफ वर्ड्स। एक डायरी बनाओ, तुम लोग डायरी बनाओ, और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम भूल जाते हो। कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब देखो, हम कई बार लिखते हैं कि हमें सही बंदे की सही नौकरी, मतलब सही बंदे को सही नौकरी पर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर आप लिखिए, वर्ड यूज करिए, फंक्शनल स्टेशनिंग ऑफ द फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मींस कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है उसको उसी काम के लिए रखना है। जो इंजीनियर है, यहाँ पे दुष्यंत सर इंजीनियर है, वो चीज देखते हैं तो वो टेक्निकल देखते हैं। मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग का काम देखता हूं, प्रखर सर मैनेजमेंट को देखते हैं और टीचिंग करते हैं। मतलब ऐसे करके सबने अपना अपना काम डिसाइड कर लिया है। जिस टास्क में हम परफेक्ट हैं वो टास्क हम ले रहे हैं। अलग अलग जो फैकल्टीज हैं, जो वर्कर्स रखे हुए हैं, जो अलग अलग लोग रखे हुए हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो मेक डायरी ऑफ वर्ड्स, एक्ट्स, फैक्ट्स, डेटा, एनेक्डोट, करंट अफेयर्स, न्यूज। इससे क्या होगा, जैसे जो भी रिसेंट में तुम पढ़ रहे हो, मान के चलो डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है। अब डिजास्टर में, रिसेंट में डिजास्टर हुआ, पुल गिर गया, तो अब पुल से रिलेटेड कि भाई वो कहां पर हुआ, हो सकता है वहां पे अर्थक्वेक आया हो सकता है वहां पे कभी सुनामी आई हो, फ्लड आया हो। तो ये चीजें अपन को डाटा होना चाहिए कि कितने लोगों की डेथ हुई। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, तो उससे वो इंट्रोडक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से आप एक्ट करिएगा। यस और नो, राइट। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो यार, यस और नो, आर यू एंजॉइंग इट और नॉट, फर्स्ट टेल मी। यस, मनु, साक्षी, शुभम पटेल, हर्षित, मेघना, मोनिका, तनिषा, एवरीवन, I hope you are getting it or not. Yes or no, please everyone. I want all these 9 students to write yes if they are getting it. If not, then please write no so that I will tell you again. Okay, so I hope you are getting it. Great. Now make tables and diagrams. देखिए हमेशा याद रखिए, जो GS1 का और GS3 का पेपर है, जैसे ज्योग्राफी का पेपर है, MP ज्योग्राफी का पेपर है, यहाँ पर ट्राइबल रिलेटेड अगर पूछ ले, फेस्टिवल रिलेटेड, तो छट से एक डायग्राम बना दो, ठीक है। फटाफट एक इंडिया का मैप बना दो, फटाफट एक एमपी का छोटा सा मैप बना दो। और मैप को कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो बना के बड़ा गंदा सा एक छोटा सा मैप बना देते हैं, बिल्कुल कि वो समझने में भी मतलब समझ में ही नहीं आता कि वो मध्य प्रदेश का मैप है या चमगादड़ का मैप है। समझ रहे हो। तो इसीलिए अपन को मध्य प्रदेश का तगड़ा डायग्राम सीख लो, फटाफट उस कॉर्नर पे बनाओ, और उसको ऐसा करो कि ब्लॉक में, इस टाइप से एक ब्लॉक में बना दो, और फिर यहां पर आप आंसर लिखिए, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्रेजेंटेशन पे काम करिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ, मान के चलिए मैं टीचर अमन नामदेव हूँ। अब मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पर आ जाता हूँ चड्डे में और ये फटी टी शर्ट में, फिर चश्मा भी टूट रहा है, फिर बाल उछे नहीं है, 10 दिन से नहाया नहीं है। मैं अगर आ जाऊं और ऐसे करके बिल्कुल इस तरह से डांस करूं, तुम लोगों को तो अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। कई लोग हंस रहे होंगे, लेकिन भाई मजा नहीं आएगा तुम्हें। एक समय बाद तुम कहोगे अरे भाई क्या भद्दा आदमी है, इसकी पर्सनैलिटी 0 है। समझ रहे हो। मोदी जी हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है, 56 इंच का सीना दिखता है उनका। तो इसीलिए भाई आपको अपने आंसर में एक प्रेजेंटेशन लानी पड़ेगी, तभी तो बोल रहे हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भाई, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता। जब उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता तो नंबर कम मिलते हैं। इसलिए आपके पास, मतलब जब ये जो क्लास हो जाएगी इसके बाद ऐसा होगा कि आपको प्रेजेंटेशन तो आई आएगी। प्रेजेंटेशन के कमी ने कैसे भी करके कम से कम मेंस में 30-40 नंबर तो और एक्स्ट्रा इंप्रूव हो जाएंगे, हर पेपर में बोल रहा हूँ, हर पेपर में। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप तगड़े तरीके से इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप बढ़िया तरीके से फ्रेमिंग कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं, उसमें डेटा डाल रहे हैं, कुछ फैक्ट्स डाल रहे हैं, कुछ एनेक्डोट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रिसेंट से रिलेटेड डेटा डाल रहे हैं, कुछ
गवर्नमेंट की रिपोर्ट डाल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स डाल रहे हैं, और एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे रहे हैं अगर 11 मार्कर में, तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इससे क्या होगा, एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनेगा, तैयार होगा, और वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी मजा आएगा कि हाँ भाई ये बंदा है इस लायक। ठीक है, सो यू नीड टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। नाउ अब कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई व्हेन वी शुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग। देखो, डे वन से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। डे वन से आपको पहले कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम जैसे मान के चलो कई सारे स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स वाले, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज करिए आज मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो और उनको सॉल्व कर दीजिए। पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ाया तो प्रेसिडेंट पे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, करंट अफेयर्स पे नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन आप इस तरह से अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैकग्राउंड, जैसे तुम्हारी बैकग्राउंड कैसा है, फॉर एग्जांपल्स आप आर्ट सब्जेक्ट से पढ़े हुए हो, पहले से काफी कुछ पढ़ रखा है, तो आप आंसर राइटिंग चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन को चाहे तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा डिले कर सकते हो, थोड़ा पढ़ लो 2-3 महीने बाद फिर स्टार्ट करिए। समझ में आया ये? सो गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, और मैंने पहले भी बताया, देखो कोई भी बंदा है बार 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 बार, मैं माउथ ऑर्गन की एग्जांपल देता हूं, आई प्ले माउथ ऑर्गन, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में बजाता हूं ना, तुम सारे के सारे लोग भग जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बजाता हूं ना, अभी मतलब परफेक्शन इतना हाई है, इतना हाई है कि मैं मतलब सांस लेता हूं ना तो उससे भी माउथ ऑर्गन बजता है, सांस लेने से भी मैं माउथ ऑर्गन प्ले कर देता हूं। राइट? क्यों? क्योंकि मेरा परफेक्शन हाई है। मैं फ्लूट बजा लेता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने उस पर 3 साल 4 साल 5 साल लगातार काम करा है, आंसर राइटिंग पे काम करा है। मैं ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूं, दिस इज माई 10th टाइम विच वेयर आई एम टीचिंग होल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। Right? So practice makes man perfect. If you are writing answers daily, if you are improving, you are seeing last year's question papers, you are watching other toppers copies also, you are like changing the आंसर राइटिंग स्किल्स एवरी डे, सो यू विल लर्न अ लॉट। सो टॉपर्स जितने भी है ना, वो सारे यही बोलेंगे जी जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, कंटेंट तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। गाइस, आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है एबीसीडी। ठीक है, जिसमें हम आज एबीसी के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्यूरेसी। आप जो भी चीज लिख रहे हैं फुल्ली एक्यूरेट लिखिए, जो डेटा लिख रहे हैं एक्यूरेट लिखिए। ब्रेविटी होना चाहिए, ये नहीं कि तुम बहार रहे हो, तुमने पूरा का पूरा भसड़ मचा दिया पूरे आंसर में। ब्रेविटी मतलब ये होता है कि कम शब्दों में अच्छी बात रखना। जैसे 3 मार्कर्स क्वेश्चन है तो उसमें 3 पॉइंट शॉर्ट में लिख दो। कई बच्चे क्या होते हैं उसमें भी तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, अरे भाई शॉर्ट में लिखना है, ब्रेविटी लेकर आओ अपने आंसर राइटिंग में। एंड लास्ट वन इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तो क्लैरिटी के बिना कैसे लिखोगे आंसर? इसीलिए एबीसी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आंसर राइटिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? गाइस बताइए। यस हर्षित। हर्षित हंस रहा है। हर्ष भाई हंस क्यों रहा है यार तू? ए, हंस लो भाई, मैं भी हंस लेता हूँ, हा 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 हा। इंजॉय करो, इंजॉय। ठीक है, तो इतना समझ में आया? यहां तक कोई भी डाउट हो तो तुम पूछो सर के ये, और भी तुम्हारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहले मैं क्या चाह रहा हूं ना, मैं तुम लोगों को एक्चुअली में एक ग्राउंड क्लियर कर रहा हूं कि भाई आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनसाइट्स दे रहा हूं भाई, प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन पे बाकायदा 20 मिनट 25 मिनट में बताऊंगा कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या रोल, इंट्रोडक्शन का क्या रोल है, ठीक है, कंक्लूजन का क्या रोल है। फिर हम बात करेंगे कि फैक्ट्स को कैसे लिखना है, किस तरह से डालना है, एनेक्डोट्स को किस तरह से लिखना है, ठीक है, 5 मार्कर्स को किस तरह से अटेंड करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो विल टॉक अबाउट इट, राइट? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके साक्षी जी, मोनिका जी, ग्रेट। नाउ अब हम बात करेंगे जी पार्ट 2। जो मैंने अभी का पार्ट बताया ना, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर करा कि भाई आंसर राइटिंग में ये इनसाइट्स लगते हैं, ठीक है, और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। पार्ट 2 में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जी कंटेंट को एनरिच करना, ठीक है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो पक्का आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई प्लीज एनरिच योर कंटेंट। और ये मैम जो है इनकी उंगली पे
मैंने जलेबी फंसा दी, ठीक है। इनकी उंगली दिख रही थी, राइट। नाउ हाउ टू एनरिच कंटेंट गाइस। देखो कंटेंट को एनरिच करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग। जितना हो सकता है रीड करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, वही किताब को बार बार करिए। लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं तो एक ही लेक्चर को बार बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी बार बार सुनिए। दूसरी चीज है रिमेंबरिंग। भाई चीजों को अगर आप पढ़ रहे हो तो रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और एग्जाम की कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। थर्ड थिंग इज रिकलेक्टिंग। चीजों को रिकलेक्ट करने के लिए क्या करना है, नोट बनाना है, दैट टू शॉर्ट नोट्स। देन नेक्स्ट वन इज राइटिंग विद इन द वर्ड लिमिट। भाई तुमने लेके भसड़ मचा दी, तुमने मतलब 11 मार्कर में इतना सारा लिख दिया, इतना सारा लिख दिया, इतना सारा लिख दिया कि वो 11 मार्कर में से ही नंबर दे रहा है, और दूसरे कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन राइटिंग विद इन द टाइम लिमिट। भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप विद इन द टाइम लिमिट आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एनरिच द कंटेंट। अगर आपको कंटेंट एनरिच करना है तो मैंने क्या बताया आपको, रीडिंग, रिमेंबरिंग, रिकलेक्टिंग, राइटिंग विद इन द वर्ड लिमिट्स, राइटिंग विद इन द टाइम लिमिट। दिस प्लेस अ वेरी 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 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ओके, नाउ व्हाई टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। अब देखो ये चीज समझ पा रहे हो। अच्छा एक बंदा कौन है ये बताओ, जल्दी बताओ कौन है। मैं जब से बोल रहा हूं, जल्दी लिखो कमेंट में, ये कौन है बंदा है। केदी लग रहा है क्या? कितने लोग हैं जो इसको जानते थे सही में? देखिए कई लोग बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस करना आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं जी, पाब्लो पिकासो को आप जानते हो? ये जो फोटोग्राफ है ये पाब्लो पिकासो की है। ये बंदा पेंटर है। एक बार क्या हुआ, ये न्यूयॉर्क में, राइट, आई थिंक इन न्यूयॉर्क, या ही वाज देयर इन अ रेस्टोरेंट, वहां पे बैठे हुए थे, कुछ चाय कॉफी ले रहे थे। हुआ क्या कि पीछे से एक मैम आई, उन्होंने देखा कि ओ माय गॉड पाब्लो पिकासो बैठे हैं, तो उन्होंने देख के ही वो मतलब बिल्कुल दंग हो गई एकदम से कि अरे बाप रे पाब्लो पिकासो, ओ माय गॉड जेंटलमैन, आई हैव सीन योर एन नंबर ऑफ पेंटिंग्स, मेरे पास कई सारी आपकी पेंटिंग्स भी हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिंका। बिल्कुल मतलब भाव विभोर हो गई पाब्लो पिकासो के लिए। ओके मैम ग्रेट। फिर वो मैम जाने लगी तो जाने के पहले बोलती है, पिकासो सर प्लीज डू अ पेंटिंग फॉर मी। पिकासो सर ने एक टिश्यू पेपर लिया, वहां पर एक छोटी सी 1 मिनट में फटाफट एक पेंटिंग बना दी, ठीक है। मैम जाने लगी तो पिकासो ने कहा हेलो मैम वेयर आर यू गोइंग। मैम कहती कि यस आई एम गोइंग बिकॉज यू नो लाइक आई हैव टू टेक माय किड एंड ऑल। पिकासो कहते फर्स्ट गिव मी 50 लाख रुपीज बिकॉज दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीज। मैम हैरान हो गई कि तुमने 1 मिनट में जो पेंटिंग बना के मेरे को दी है वो 50 लाख रुपए की कैसे हो सकती है? 1 मिनट का ही तो टाइम लगा है। वहीं पर पाब्लो पिकासो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो ये है कि सर कहते हैं कि दिस टुक मी 40 years ऑफ टॉयल। मतलब ये मेरी खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की मेहनत है, जिसके कारण मैं आज इस लायक बना। अगर मैंने अपने 40 साल इस फील्ड में नहीं दिए होते तो मैं ये पेंटिंग बना ही नहीं पाता, और ना ही आप मेरे को रिकॉग्नाइज करते। ऐसे ही मैं बोलता हूँ ना, ए.आर. रहमान का शो होता है तो ए.आर. रहमान के शो के टिकट्स बहुत हाई होते हैं। मेरा शो होगा ना तो मैं तो फ्री में बिठा लूंगा, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, तो बेचारे गरीब आदमी है माउतरन बजाने वाले ठीक है। तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम चार्जिंग मनी, राइट, आई एम टेकिंग मनी, व्हाई? बिकॉज आई गिव माई 5 to 7 years इन टीचिंग लाइन, ठीक है, जिसके कारण मैं आज आपके सामने कॉन्सेप्ट्स को, आंसर राइटिंग को, कई सारी चीजों को समझा पा रहा हूं, राइट। सो गाइस प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए मैं यही बोलूंगा, जिस तरह से पाब्लो पिकासो ने अपने 40 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक बहुत बड़े महान पेंटर बने, वैसे मैं आपसे यही बोलूंगा 1 साल तक आप जितने आंसर लिखोगे ना, उसके बाद जो आपका लास्ट आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा, जो एग्जाम के पहले के आंसर होंगे, उसकी क्वालिटी ही बहुत अलग होगी। कुछ मत करो, आज एक नॉर्मल सा आंसर लिखो और उसी आंसर को 6 महीने बाद लिख के देखिएगा, जब एग्जाम होगा उसके पहले, तब आपको समझ में आएगा ओ माय गॉड ये मेरे ही आंसर है, इतना घटिया आंसर मैं कैसे लिख सकता हूँ।
तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग दी आंसर्स एंड प्रैक्टिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है वो होती है जी टाइम को मैनेज करना, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आपके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि वी टेक 3-4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स अ डे, राइट। उन 24 घंटों में से 6 लेक्चर लेना, स्लाइड्स बनाना, चीजों को क्लियर करना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, लाइक पर डे 12 to 16 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क वी डू, राइट। सिमिलरली आप अगर ये जो 16 घंटे होते हैं सोने के निकाल दीजिए और खाने के निकालने के निकाल दीजिए, तो उसके बाद आपके पास भी कम से कम 16 घंटे नहीं तो 10 घंटे तो बचते हैं। अब 10 घंटे को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो? आप कंटेंट पे काम करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आप टाइम को मैनेज करना खुद ही सीख जाओगे। जब आप टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन का करना सीख जाओगे, ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो लर्न टू मैनेज टाइम इन 3 आवर्स। क्योंकि मेंस का एक पेपर 3 घंटे का होता है, वो 3 घंटे में आपको कितने सारे क्वेश्चंस लिखना है कि नहीं? 30 तो 3 मार्कर आते हैं, है कि नहीं? 20 के करीब 11 मार्कर्स 5 मार्कर्स आते हैं, फिर कितने सारे 11 मार्कर्स आते हैं, राइट। तो आप देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 55-50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 घंटे में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसलिए आपको आज से लिखना चालू करना पड़ेगा। अभी एक बार मैम ने बहुत तगड़ा आंसर लिखा था, साक्षी मैम ने शायद, राइट। सो आपने इतना अच्छा आंसर लिखा कि भाई हम टेंशन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो आपने आधे घंटे में आंसर लिखा, लेकिन आप उस आंसर को कितनी देर में लिखना है मैंने क्या बताया था? 7 से 8 मिनट में। क्योंकि वो टाइम का ही तो खेल है। यूपीएससी के सीसेट के पेपर में कई बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वहां पर टाइम का खेल है। कम टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर वही पूरा दिन दे दो तो हर बंदा सीसेट क्लियर कर लेगा, हर बंदा कैट का एग्जाम क्लियर कर लेगा, हर बंदा आईआईटी भी क्लियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम टाइम में उस चीज को लिखना है। तो कम टाइम में कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं क्या? हाँ, क्या होता है, एक ग्रीस का राजा होते हैं, वो अपने वजीर को सजा सुना देते हैं कि भाई तेरे को जंगल जाना है और वहां पे तेरे को फांसी दे दी जाएगी। कितने बजे? शाम को 6 बजे। अब वजीर क्या था, पार्टी कर रहा था अपने घर में। अब जैसे ये खबर लेके उनका एक मुंशी आता है और उनसे बोलता है कि अरे सर, आपको 6 बजे शाम को फांसी दे दी जाएगी, अभी 12 बज रहा है, जितना पार्टी है वो कर लो, अब जो ये यही टाइम बचा हुआ है। अब जितने लोग पार्टी में आए थे, 50-60 लोग, उसके फैमिली वाले सारे लोग, माता जी पिताजी, सब 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 टेंशन में आ गए कि देखो ये वजीर आदमी, ठीक है, और ये राजा गद्दार है साला, ठीक है, और इसने क्या करा जी, उसको मारने की धमकी दे दी, ठीक है, मारने की धमकी दे दी, मारने की बात कर रहा है और 6 बजे ये मार भी डालेगा। अब क्या करे? तो वजीर उस टाइम पे बोलता है, यार तुम लोग टेंशन मत लो, अपने पास 6 घंटे है ना, अपन एंजॉय करते हैं। फिर राजा आते हैं, राजा भी इस पार्टी को देखते हैं, पार्टी में सम्मिलित होते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये वजीर कितना टेंशन में नहीं है, बिल्कुल मजे कर रहा है, चिल्ल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो बियर पी रहा है, यहाँ तो जश्न बन रहा है, दारुआं चल रही हैं, शैंपेन खुल रही हैं। तो राजा के दिमाग में ये आता है कि अरे यार ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये कितना सही आदमी है, अपने टाइम का मतलब इसको मालूम है कि मैं मरने वाला हूं, उसके बाद भी ये टाइम का कितना सही यूटिलाइज कर रहा है। सो गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको अगर 1 मिनट की कीमत जाननी है ना, तो कुछ मत करो, आप ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल पे खड़े हो जाओ। 1 मिनट कैसे निकलता है ना, चुटकियों में इधर उधर देखोगे 1 मिनट 60 सेकेंड्स कैसे निकल जाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, टाइम को मैनेज करना आप सीखिए। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे ना, तो टाइम आपको मैनेज कर देगा, ठीक है, फिर वो बहुत गंदे तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डरली राइटिंग। ऑर्डरली राइटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे मान के चलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन में 365 आर्टिकल से स्टार्ट करता हूं, 360 आर्टिकल के बारे में पहले बता देता हूं, मान के चलो, ठीक है। या फिर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाता हूं और उनके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखता हूं, महात्मा गांधी जी का मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा इतनी तारीख को हुई, ये लिखूं। फिर मैं बाद में लिखूं कि महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए। फिर मैं लिखूं कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए। फिर मैं लिखूं कि महात्मा गांधी जी ताजमहल घूमने गए, डांडी मार्च करी। मतलब ये पूरा का पूरा इलॉजिकल सेंस बना रहा है ना, क्योंकि मृत्यु में बात बता रहा हूं। हालांकि मेरे को मृत्यु कंक्लूजन में लिखना चाहिए, स्टार्टिंग में तो मेरे को बर्थ लिखना चाहिए, बर्थ डेट लिखना चाहिए, क्यों फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, ये लिखना चाहिए। मतलब क्रोनोलॉजी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ऑर्डरली लिखते हैं ना, तो वो बहुत ही बड़ा, बहुत तगड़ा इंपैक्ट देता है आंसर राइटिंग में। सो ऑर्डरली प्रेजेंट करिए अपने आंसर्स को, ठीक है गाइस। जैसे मान के चलिए आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कंक्लूजन पहले लिख दो, स्ट्रक्चर बाद में लिखो, इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में लिखोगे तो चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको ऑर्डरली लिखना है, स्ट्रेटेजिकली चीजों को लिखना है,
अगर इंदौर से भोपाल जाना है तो इंदौर से भोपाल ही आने के लिए रोड पकड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि आप इंदौर से पहले जम्मू कश्मीर जाओ, फिर दिल्ली जाओ, फिर हरियाणा जाओ, फिर होते हुए फिर भोपाल आओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? नाक को सीधे पकड़ लो, कान को सीधे पकड़ लो। ऐसे क्यों पकड़ना है, ऐसे क्यों करना है, राइट? सो ऑर्डरली राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको अगर कंटेंट को एनहांस करना है तो कंटेंट को एनहांस करने का सबसे तगड़ा तरीका है वो है जी 360 डिग्री कवरेज। 360 डिग्री कवरेज। अब जैसे आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आंसर में आप सोचिए कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस लिखिए, सोशल डायमेंशंस लिखिए, देन हिस्टोरिकल डायमेंशंस लिखिए, देन ज्योग्राफिकल डायमेंशंस लिखिए। आप इस टाइप से डायमेंशंस के बारे में सोचिए। अब पॉलिटिकल में भी एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड लिख सकते हो भाई, एक पीएम का रिलेटेड लिख सकते हो, फिर इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है वो लिख सकते हो। सोशल डायमेंशंस में आप ट्राइब्स के बारे में लिख सकते हो, ओल्ड मैन के बारे में, ओल्ड एज लोगों के बारे में लिख सकते हो, हैंडीकेप लोगों के बारे में लिख सकते हो। मतलब अलग अलग डायमेंशंस खोजने चालू करो। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में, इंटरनेशनली ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, फिर इंडिया में क्या चल रहा है, रीजनल क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल्स गाइस, राइट? नाउ मिक्स अप योर कंटेंट। यू नीड टू मिक्स अप योर कंटेंट विद एन नंबर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, बिकॉज आप एसडीएम बनने वाले हैं। भाई एसडीएम की क्या खास बात होती है, वो मल्टी डायमेंशन सोचता है, वो एक डायरेक्शन में नहीं सोचता है। आईटी वाले बंदे की तरह काम नहीं करता है, वो डॉक्टर के लेवल पे भी सोचता है, आईटी वाले के लेवल पे भी सोचता है, जो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड पे काम करता है, उनके बारे में भी सोचता है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? देन डू लेस स्टफ बेटर। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखो कि कम चीजों को अच्छा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे माउथ ऑर्गन, मैं माउथ ऑर्गन की बात करता हूं तो माउथ ऑर्गन मान के चलो कि हाँ, माउथ ऑर्गन के साथ साथ मैं पियानो भी प्ले करता, मैं और भी कई सारी मतलब 8-10 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले स्टार्टिंग में ही करना चालू कर देता, करता 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 करता। क्या मैं प्ले कर पाता इस इंस्ट्रूमेंट को, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बेस्ट तरीके से? नहीं कर पाता गाइस। क्यों? क्योंकि देखो, आप अपने आप को एक तरफ पहले एक लेवल पे डिजाइन करो, ठीक है? अगर अभी आप फोकस कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर चीज को सीखना है तो उस टाइम पे उसी चीज को उसी चीज को सीखिए, ठीक है? अगर आप डायमेंशन, वही दो नाव में सवार हो गए तो कैसे काम चलेगा? दो नाव में सवार नहीं होना है आपको, राइट? सो डू लेस स्टफ मोर बेटर। कम से कम चीज को अच्छा करो। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में उस पर्टिकुलर पोर्शन, तुम्हारा दिमाग क्या है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब पढ़ाएंगे, उसकी क्लास कब लगी। अरे भाई, जो आज की क्लास है, क्या तेरे को उस आज की क्लास में से सब कुछ आता है मेरे भाई? ये सोच। क्या मैं आज इस क्लास में जो भी पढ़ा, सोलार सिस्टम पढ़ाया मैंने क्रैश कोर्स की क्लास में, ठीक है, और आप लोगों को भी मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया, क्या आपको सब प्लैनेट्स के बारे में मालूम है? क्या आपको एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, मीटियोराइट्स क्या होता है, इनके बारे में मालूम है? क्या आपने इन पे जहमत उठाई आंसर लिखने की? क्या आपने उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करी? क्या आपने सही में वो किताब को पकड़ा, किताब को देखा, जो किताब आपको प्रोवाइड करी गई है? नहीं करी है। एफर्ट्स अपने मानना नहीं है, ब्लेम करना है कि अरे सर आप क्या पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना ही नहीं आता है। अरे भाई करो, मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करो, ये जंग लड़नी पड़ेगी आपको। नाउ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, हमेशा अपने आंसर को एनालाइज। मेरे साथ 2-3 लोग हैं, जो लोग सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनकी खास बात है कुछ जो मैंने नोटिस करी है। वो क्या करते हैं ना जी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ेंगे और उसको अलग अलग डायमेंशंस में सोचना चालू करते हैं, ठीक है? डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट दी डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग। when you talk on particular topic, right, so you will automatically, ऑटोमेटिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑटोमेटिकली समझ बैठोगे अरे सर टकली, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न हेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? देन तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना है कि भाई मैं क्या सही से कंक्लूड कर पा रहा हूं आंसर को, नहीं कर पा रहा तो कंक्लूजन पे काम करो। आप प्रेजेंटेशन में हर जगह पे सिर्फ पैराग्राफ में लिख रहे हो तो आपकी प्रेजेंटेशन पे काम करिए। आप हो सकता है आपके इंट्रोडक्शन में ढंग के फैक्ट्स नहीं डाल रहे हो, या फिर जो डेफिनेशन लिख रहे हो काफी वेग काइंड ऑफ लिख रहे हो, स्ट्रेटजी मतलब बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्पी डेफिनेशन, ब्रेविटी के साथ नहीं लिख रहे हो, तो आप उस पर काम करिए, राइट? सो आपको करना क्या है ना गाइस, अपने लेवल पे स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना है। देखो टीचर तो जो करके देगा, लेकिन आप भी तो एनालाइज करो अपने लेवल पे, ठीक है? देन नेक्स्ट वन इज रिलेवेंट कनेक्शंस। भाई जो भी आंसर लिख रहे हो उसको कनेक्ट करके, कनेक्टिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट दी कनेक्टिंग दी डॉट्स, राइट? अगर मैं आज यहां पर खड़ा हुआ हूं तो क्यों खड़ा हुआ हूं? क्योंकि मैं बीए ऑनर्स का बंदा हूं, मैं नेट क्वालिफाइड हूं, मैं प्रोफेसर भी हूं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का, मैं इन चीजों को पढ़ा रहा हूं। मतलब आप ये सोचिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं।
समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आईटी वाला बंदा होता और यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाने लगता तो क्या मैं पढ़ा पाता? आप खुद से सोचिए, नहीं कर पाता, राइट? सो यू नो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेवेंट कनेक्शन स्टैब्लिश करिए। अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें किस तरह से कनेक्ट करना है, ये सब हम प्रैक्टिकली आंसर जब तुम लिखोगे ना तब मैं बताऊंगा। देन नेक्स्ट वन इज इमीडिएट अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अटेंशन बहुत ही इमीडिएट लेवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंट में कुछ भी चल रहा है, मैंने हमेशा बोला है आपको, कंटेंट एनरिच कब कर पाओगे? जैसे कोई डेटा आया, 2022 का सेंसस आया, अब तुम अभी भी डेटा में 2011 के सेंसस को ही चिपका रहे हो, 2010-11 के सेंसस पे पड़े हुए हो। तो जब 2022 का आ गया मेरे भाई, फॉरेस्ट सर्वे का नया एक्ट पास हो गया, तो तुम पुराने एक्ट पे क्यों पड़े हुए हो? हाँ जी, कोई नई कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पे हो गई तो तुम अभी भी रियो डी जेनेरो की अर्थ कॉन्फ्रेंस पे क्यों पड़े हुए हो? तुम रिसेंट की कोई चीजों को भी तो देखो। तुम्हारे आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाओगे तुम अगर इन चीजों पे बात ही नहीं करोगे, राइट? सो इमीडिएट अटेंशन जो भी रिसेंट में चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब कंटेंट को क्या करना है जी? अगर कुछ चीजें मतलब इंप्रूव करनी है कंटेंट में तो आपको एग्जांपल्स देना चालू करिए। एग्जांपल्स कैसे? फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे हम मान कर चले क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में। तो अब इसमें एग्जांपल दो कि रिसेंट में कोई एक आइलैंड है जिसका नाम है मॉरिशस, और मॉरिशस से कई सारे रेफ्यूजीज जो है इंडिया में आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द सी लेवल एंड बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस ऑफ द आइलैंड। ये आपने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है? रिसेंटली दिस मच पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड। तो इससे हमारा पता चल रहा है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना चकनाचूर है, जो कोविड के टाइम पे देखने को मिला था, राइट? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिसिन फैसिलिटीज हमारी बर्बादी तय है। मतलब इस टाइप से आप लिख सकते हो। अपने कंटेंट में फैक्ट्स डालिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक है? फैक्ट्स डालिए जो मैंने बता दिया। फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, कई बच्चे ऐसा होता है पता नहीं उनको क्या है कि ये पेपर मिला और वो इस तरह से यहां से मतलब उन्होंने ग्लू चिपका के रखा होता है और यहीं से चालू करते हैं। यहां से चालू करेंगे, फिर यहां से चालू करेंगे, यहां ऐसे करके भर देंगे भाई पेपर। अरे मेरे भाई, तुम फ्लो चार्ट से भी तो समझा सकते हो। कोई चीज समझाना है, जैसे मैं बताऊं आंसर राइटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें डायमेंशंस देखो, पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल, इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट बना रहे हो उसमें भी आप क्या करो, कुछ चीज लिख रहे हो तो उस पर ब्लॉक बना दो। अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये ब्लॉक कैसा लग रहा है देखने में? आप लोगों को, सारे लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब इसमें तुमने जगह भी यूटिलाइज कर दी और एग्जामिनर को डायमेंशंस भी बता दिए। तो फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमपीपीएससी में। डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में तो बनाना ही है, राइट? देन यूज ऑफ मैप्स एंड फिगर्स, आई टोल्ड यू, सो दिस विल हेल्प टू सपोर्ट योर कंटेंट, राइट? देन नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनिटी। गाइस हमेशा याद रखो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैं एकदम से तुम लोगों से बोलूं, अगर तुम लोग सामने होते ना तो मैं तुमसे बोलता यस हर्षित भाई खड़े हो, मैं हर्षित से बोलता टेल मी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हर्षित ने पढ़ा 10 दिन पहले था, दिवाली के पहले था, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली एकदम से खड़े होके उतना नहीं बता पाते, लेकिन जितना कोशिश करते। फिर मैं पर डे आपको स्पॉन्टेनियसली बार बार इस टाइप से पूछता, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आता? भाई इस करना पड़ेगा सर, बार बार पूछ लेते हैं, राइट? अभी तो आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हो, घर में हो सकता है कई बच्चे चाय पी रहे हो, कई लोग पलंग पे पड़े होंगे, कई लोग कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे, राइट? तो भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, स्पॉन्टेनियसली बार बार रैपिड आंसर्स को लिखने चालू करो। संडे को डिसाइड कर लो कि ठीक है भैया मेरे को पॉलिटी पे पढ़ लिखना है, मतलब लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे को देखना है, कुछ तो लिखना है, भले ही नहीं आता बट आई नीड टू ट्राई, राइट? तो इस टाइप से स्पॉन्टेनियसली अगर आप बार बार करेंगे ना तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? और हमेशा जब भी आप रीड करते हो ना क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम होता है, तो रीडिंग करते टाइम ही आप फ्रेम कर लो, सोचो कि इसमें क्या 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 लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं तो उसके बाद दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है, उसके बाद चाय चाहिए होती है या फिर पीने को पानी चाहिए होता है। तो गलत मत सोचा करो यार मेरे बारे में, इतना बदनाम मत करो, ठीक है? सो थिंक वाइल रीडिंग दी क्वेश्चंस, ठीक है? बार बार टेस्ट दो, माइंड मैप्स बनाना चालू करो। बैठे हुए हो सोचो, बैठे हुए हो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, सोचना चालू करो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 370 हटाया, क्यों हटाया? अच्छा मोदी ने इसी समय क्यों हटाया, ये पहले क्यों नहीं हटाया गया था? जम्मू को, कश्मीर को और लेह को, लद्दाख को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया? स्टेट हुड क्यों छीन लिया गया? अच्छा वहां पर इंटरनेट क्यों बंद है? वैष्णो देवी को एकदम से इतना फेमस कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ?
मतलब ये सारे के सारे डायमेंशन सोचना चालू करो। लैंडस्लाइड्स वहीं पर क्यों होती है? आपका दिमाग चलना चाहिए। बैठे हुए 360 डायमेंशंस में आपका दिमाग चलना चाहिए। और ये नहीं चल रहा है ना, तो आपको बिलीव मी आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इट, राइट, फॉर द सेकेंड पार्ट। कोई भी डाउट हो तो अभी आप पूछिए, कोई भी डाउट हो। If you have any doubt, if you are really enjoying this class, if you really learned a lot from this class, please tell me, let me know. देखो ना मेरे भाई, हाँ साक्षी जी, दैट्स मेजर इशू विथ मी। ये किसका फोटो है यार? दैट्स मेजर इशू। ओके, क्लियर। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। देखो अभी हमने सिर्फ 21 स्लाइड्स करी हैं इस पे। मेरे पास मतलब मेरे को एक दो क्लास और लेनी पड़ेगी, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल हम फिर से आंसर राइटिंग की क्लास लें अगर आप लोग बोले तो, क्योंकि देखो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। फिर कल में जो चीज मैंने आपको बताई है ना आज, आज पहले सोचो, उस पर इंप्लीमेंट करो, फिर मैं और टेक्निक्स पे बताऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी आंसर राइटिंग ऐसी हो जाए, अभी से आप अगर इंप्रूव करेंगे ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर आप ज्योग्राफी पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। आप नोट्स भी उस डायरेक्शन में लिखेंगे। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, राइट? तो कल भी मैं लूं क्लास या नहीं लूं बताओ? क्योंकि देखो मैं ज्योग्राफी छोड़ के क्लास ले रहा हूं ना अभी, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। यस, मेघना, साक्षी चौरसिया, मनु। मनु कहाँ गई भाई? देन मोनिका, तनिष, ओके, शुभम पटेल। Should I take class tomorrow on answer writing again? यस सर, ओके, ग्रेट। तो आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं, ठीक है? कल हम फिर से इस पे क्लास लेंगे, जिसमें देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ पहले क्या क्या बात करने वाले हैं। जैसे ये तो तुम लोगों ने शॉर्ट में देख ही लिया होगा। हम लोग बात करेंगे जी, उत्तर लिखना हलवा नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पे, कि भाई लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? मैं तुम लोगों को मेन पेपर बताऊंगा कि भाई किस तरह से लोग लिख देते हैं, तो ये भी हम बताने वाले हैं तुम्हें कि भाई कैसे लिखना है। मैं डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पेपर ही निकाल के बताऊंगा आपको। फिर स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है? दिख रहा है आपको ये सारी चीजें? ये क्वेश्चन पेपर है कुछ। लेट्स फोकस ऑन रियलिटी, कि क्या क्या रियलिटी, मतलब कई सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। कल हम बात करेंगे कंक्लूजन्स के बारे में भी बात करेंगे, कंक्लूजन्स कैसे लिखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए तुम लोग प्लीज, हर बंदा जो मेरे ग्रुप में ऐड है और जो लोग आज की क्लास में, प्लीज मेरा नंबर नोट कर लो अगेन, 9643287537, ठीक है? इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, हाय तो लिख के भेज देना और बैच नंबर लिख के भेज दीजिएगा आप लोग, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और आंसर आज एक भेजो, इससे पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, ठीक है? सो अभी के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, विल मीट यू टुमारो।